नमस्कार, रायचंद्र रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं 131वें संविधान संशोधन विधेयक की, जो कि शुक्रवार को संसद में नाकाम हो गया। लेकिन हम इस मुद्दे को सरकार की हार या विपक्ष की जीत, इससे आगे जाके देखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं उन राजनीतिक कारणों को जिनकी वजह से विधायिका में महिलाओं के आरक्षण की बात पे हमेशा कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, किसी भी वजह से अड़चन आ जाती है। ये अड़चने क्या सिर्फ सीटों का गणित है या फिर पुरुष प्रधान राजनीति का डर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो? इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में रहे हैं, डेक्कन हेरल्ड के पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि कल संसद में जो हुआ उसके निकटतम और दूरगामी परिणाम क्या होंगे? निकटतम में जो अभी विधानसभा चुनाव 2 फेज में बंगाल में और 1 फेज तमिलनाडु का बचा हुआ है, और फिर हम आपसे जानेंगे 2029 के लोकसभा इलेक्शन तक क्या नतीजा निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म हमें समझा दीजिए कि बीजेपी के लिहाज से कल जो बीजेपी की संसद में हार हुई है, सरकार की जो हार हुई है, वो हार बीजेपी जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि ये विपक्ष का महिला विरोधी मूव था, आपको लगता है कि ये बीजेपी का जो कैंपेन है ये कामयाब होगा? देखिए, ये एंटायरली डिपेंड करता है विपक्ष इसको कैसे आगे ले जाता है। क्योंकि बात जो कल से जो चीजें, देखिए पहले ही पता था कि सरकार के पास वो बहुमत नहीं थी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का। 2023 में महिला आरक्षण का मुद्दा सबने कहा कि भाई एक सहमति से वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ, वो जारी हो गया। उसका बड़ा कारण यह था कि आरक्षण लागू होने का तारीख यानी उसको पुट ऑफ कर दिया गया है। क्योंकि जब भी आरक्षण, महिला आरक्षण की बात आई है 1996 से लेकर, राजनीतिक दल जो हैं वो सामने से विरोध नहीं करते मुद्दे को, लेकिन ऐसा मुद्दा है, ऐसा एक विषय है जो भविष्य का पॉलिटिक्स, पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स, आगे होने वाले नेतृत्व की तैयारी, ये सबको बदल देता है। इसमें बीजेपी का भी ये नहीं है कि बीजेपी कोई बड़ा एडवांटेज भी नहीं है, लेकिन जिन पार्टियों में संगठन है उन पार्टी के लिए थोड़ा आसान होता है, लेकिन जिस पार्टी में संगठन थोड़ा ढीला पड़ा है उस पार्टी के लिए तो और भी समस्या है। कि महिला आरक्षण ऐसा मुद्दा रहा है कि सामने से तो विरोध नहीं करते, क्योंकि आजकल महिला वोटर्स जो है या महिला वोट एक बड़ा फैक्टर बन गया है, जिसका खास करके बिहार में नीतीश का बार बार जीतना बड़ा एट्रीब्यूशन हुआ है महिला वोट को लेकर। अब बात आती है महिला आरक्षण को लेकर। जब 23 में जब पास हुआ, सब पार्टी ने मान के किया भाई अब करो, ठीक है कर दो, क्योंकि यह तय हुआ कि अब कुछ होने वाला नहीं है। पहले 2026 का सेंसस जो स्टार्ट होके 2027 में जो खत्म होगा, उसके बाद डेटा कोलेक्शन के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन गठित की जाएगी। फिर वो कमीशन सब राज्य का दौरा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्टडी करेंगे, फिर जाके वो तय करेंगे भाई कौन कौन सी ये इसमें शेड्यूल कास्ट की कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब्स के रहेंगे, फिर महिला की क्या रहेंगे, फिर रोटेशन कैसा होगा, उसके लिए पब्लिक हियरिंग हो। यानी जब तक लगा कि भाई ये लागू अभी नहीं होगा, कम से कम 10 साल लगेगा, क्योंकि तभी तय हो गया था 29 चुनाव तक नहीं होता, क्योंकि वो डेटा कलेक्शन और डिलिमिटेशन का काम, क्योंकि डिलिमिटेशन कम से कम 1.5 साल ले सकता है। तो सबको लगा भाई हमने सब सहमति दिखा दी, हमने हाँ बोल दी, इसका मतलब इसमें कोई विरोध नहीं है। अब उस समय भी बात यही आई भाई अभी से क्यों नहीं करते, 29 में कर दो। लेकिन प्रॉब्लम सब पार्टीज की थी। कांग्रेस, आज तो कांग्रेस कह रही है भाई उस समय से करते, तब करते तो 2011 की डेटा होती, क्योंकि वही लास्ट सेंसस है, उसमें आप ऐसे बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग सीट में उसी में करने की जो बात है, जो आज खास करके कांग्रेस कह रही है, वो कोई पार्टी बनने को तैयार नहीं था। तो एक ही तरीका था भाई सीटें बढ़ाओ, बढ़ा के उसमें से करो, ताकि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है, हर पार्टी की जो बेस है, वो ज्यादा असर
उस पर ज्यादा असर ना पड़े, यही था। देखिए एक लगभग, लेकिन अभी जो बात आई है तो जब उस समय लागू हुआ तब हो गया था। तब कांग्रेस जैसे पार्टी को यह था भाई इसमें कांग्रेस बीजेपी को क्रेडिट नहीं लेना है, तो तभी बोले तो अभी क्यों नहीं करते हो, आप सिंसियर नहीं हो। और बीजेपी की तरफ से यह था भाई कांग्रेस आप भी सिंसियर नहीं हो, आपने 96 से कुछ नहीं किया। जब आपके समर्थन में जो पार्टी थी सत्ता में यानी यूपीए ने उससे पहले वाली वो उन्होंने भी नहीं किया। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट यानी देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार, आपने तब भी नहीं किया 96 से 98 तक। तो ये एक प्रकार से ऐसा मुद्दा लगा, इसकी लिप सर्विस करते रहो ताकि हमें इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा एक सिचुएशन आया जहां पे मोदी सरकार ने तय किया कि भाई अब इसको हम 29 में लागू करते, नहीं तो 34 हो जाता है। तब पहले विपक्ष बोले ठीक है, क्योंकि पहले वो तो वही डिमांड था उनको। लेकिन जब ये फॉर्मूला की बात आई डिलिमिटेशन की, अब डिलिमिटेशन को लेकर जो रीजनल पार्टीज है, खास करके साउथ पार्टीज, उनका आर्ग्यूमेंट था भाई संख्या बढ़ा दोगे तो हमारी संख्या तो उतनी नहीं बढ़ेगी जितने उत्तर भारत में बढ़ेगी, तो हमारी हैसियत और कम हो जाएगी, हमारी राजनीतिक आवाज भी कम हो जाएगा, इसीलिए कुछ बनाओ। तो डिलिमिटेशन को ज्यादा मुद्दा बनाने की कोशिश खास करके डीएमके जैसे पार्टी, क्योंकि वो देखे इस चुनाव में उनके लिए मुद्दा क्या है, उनका मुद्दा है भाई विकास। हमारे पास ही मॉडल है जो द्रविडियन मॉडल कहते हैं। अब तमिलनाडु में चुनाव है अप्रैल 23 को, तो उनके लिए लगा भाई ये एक नया मुद्दा आ गया, क्योंकि इस बार जो डीएमके की जो अलायंस है उनका सामने एक ही है कि हम दिल्ली विरोधी है, दिल्ली की आक्रमण को रोकने वाले हैं, जैसा कोई दिल्ली आक्रमण कर रहा है इन पर। दूसरी बात, हिंदी हम पर थोपा जा रहा है, हिंदी को विरोध कर रहे हैं। नए शिक्षा नीति हमारे पर थोपा जाए, हम इसको विरोध कर रहे हैं। अब जाके महिला आरक्षण के नाम पे हमारी आवाज कम की जा रही है। अब जैसे हर पॉलिटिकल कैंपेन में फैक्ट्स पे तो निर्भर नहीं होता, परसेप्शन पे होता है। तो इन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको भी उसके साथ जोड़ लेते और इस चुनाव में इसको भी मुद्दा बनाते। अब मुद्दे बनाते बनाते क्या हुआ कि सरकार की तरफ से जो फॉर्मूला आई वाकई बड़ा प्रैक्टिकल फॉर्मूला था। भाई देखो डिलिमिटेशन चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो लंबा चलेगा। अभी एक काम करते हैं, जो भी संख्या है, हर स्टेट का पार्लियामेंट में संख्या हो या हर स्टेट की विधानसभा की संख्या, उसको 50% बढ़ा दो। उस जो 50% बढ़ जाएगा उसको महिला आरक्षण करो, और डिलिमिटेशन कमीशन बिठा के जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मान लीजिए 543 है, उस 543 को आप 850 कर दो पार्लियामेंट लेवल पे, लोकसभा के लेवल पे। इससे कोई किसी का कुछ नहीं बढ़ता। हम जो स्थिति है वही स्थिति होता। आज दक्षिण भारत की जो रेशियो है वही 24-25% वही रहता है उस समय। देखिए लॉजिकली सही था, लेकिन बड़ी बात जो राजेश जी क्या है, जो डर आ गई थी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये करेंगे भाई, हमें तो 543 में तो हमें मतलब हाफ वे मार्क तक पहुंचना कठिन हो रहा है अकेले या गठबंधन में। तो ये अगर 850 हो जाएगी तो सारा बेनिफिट उसी पार्टी को जाएगा। उनको लगा कि भाई बीजेपी का ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, संगठन है, हर राज्य में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, तो हो सकता है वो 450 तक। लेकिन वो भी आसान नहीं है, उनके लिए भी आसान नहीं है। तमिलनाडु में सारे पार्टियां यानी एनडीए जो डीएमके के नेतृत्व में जो वहां डीएमके नेतृत्व में जो एनडीए वहां है और डीएमके नेतृत्व में जो भी सेक्युलर अलायंस है, ये दोनों ने क्या किया, महिला वोट को लुभाने के लिए कई कार्यक्रम, भाई किसी कोई कह रहा 2000 दे देंगे हर महीना, कोई कह रहा 3000 देंगे, कोई कह रहा फ्रिज देंगे, कोई कह रहा 8000 की कूपन दे देंगे, हर साल कुछ जो मर्जी आना ले लो। तो महिला फैक्टर, और बिहार में जिस तरह नीतीश की फिर वापसी जीतना 2025 चुनाव, उनको लगा भाई महिला आप जाग उठे, दे बिकम कॉन्शियस, तो उनको हम सामने रख के करना है। अब पश्चिम बंगाल में क्यों महिला वोट की क्या फैक्टर है, ममता एक महिला के रूप में और महिला बंगाल के बेटी के रूप में हमेशा कैंपेन की है,
उन्होंने भी काफी लोक कल्याण यानी महिला कल्याण कार्यक्रम है, जैसे लक्ष्मी भंडार कार्यक्रम। तो इसी समय में ये मुद्दा लाके अब क्या करते, क्योंकि सरकार को पता थी, बीजेपी नेतृत्व को पता था कि जब चुनाव हो रहा है तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में, ये पार्टीज कभी हाँ नहीं मारेंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि अपने कैडर और चुनाव पहले कंफ्यूजन होगा। तो अभी क्या हुआ है, जो महिला आरक्षण मुद्दा लगा कि भाई सेटल हो चुका है क्योंकि अभी कुछ होने वाला नहीं है, वो मामला फिर रिवाइव हो गया। इसीलिए आप देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित किए, कैबिनेट मीटिंग हुआ है, आज प्रदर्शन निकाल रहे बीजेपी के सारे एमपीस, लेडी एमपीस खास करके। और दूसरी तरफ विपक्ष ये कहना चाह रही है भाई ये तो ये संख्या बढ़ाने वाली चक्कर थी जिससे बीजेपी की सत्ता हमेशा जारी रहती, ये महिला आरक्षण की विषय नहीं है। और यहां पे बीजेपी कह रहे हैं ये महिला आरक्षण इश्यू, जो एक्चुअली ये महिला आरक्षण को विरोध करते और डिलिमिटेशन को सामने रखे। तो ऐसा एक पोजीशनिंग लिया है। अब आगे जाके बात आएगी भाई, अब तो क्या बड़ा असर पड़ सकता है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि जो वोटर्स जिनको अभी इस वक्त सारे पार्टीज वो कर रहे हैं वो केवल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इश्यू पे कर रहे हैं। और पंचायती राज में तो वैसे ही हर राज्य में तो 50% महिला आरक्षित हुई है, पहले से हुई है। अब आगे जाके देखिए इसके बाद से क्या है, बीजेपी तो बड़ी कैंपेन करेगी और कांग्रेस को भी, कांग्रेस ने ये कल तो जिस तरह जश्न मना रहे थे क्योंकि भाई सरकार को हरा दिया है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी इसको पूरी स्टडी नहीं किए, क्योंकि अब लगातार अगले चुनाव होने तक, जब भी चुनाव होगा, आपको महिला आरक्षण एक विषय जीवित रहेगा हमेशा, जैसे पहले था, जैसे 2023 से पहले जीवित था, ये पुनर्जीवित हो गया। शेखर जी, ये तो विपक्ष के हाथ खुद ही बंधे हुए, क्योंकि 2023 में उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी थी कि महिला आरक्षण लागू होने के लिए सेंसस और परिसीमन की जो कंडीशन है उसके लिए तो वो खुद तैयार हुए थे। नहीं, तैयार हुए थे, लेकिन क्या है, तैयार तो बाहर हो गए थे, आरक्षण के लिए तो सब बाहर तैयार है, लेकिन अंदर क्या है, देखिए मान लीजिए आपको जो 543 सीट है ये तो जनरल रहेगी, जनरल SC ST सब रहेगी। फिर महिला के लिए आप जो जितने भी सीटें बढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि 850 की बात हो रही है, 200 से ज्यादा जो सीटें होंगी उसमें हर पार्टी के पास क्या उतने कार्यकर्ता, उतने नेतृत्व है क्या महिला की। देखिए भारतीय जनता पार्टी और काफी हद तक कांग्रेस में महिलाएं बड़ी एक्टिव है। देखिए प्रियंका गांधी का आपके यूपी चुनाव, जो यूपी चुनाव हुआ था, मैं महिला हूं, मैं लड़ सकती हूं, प्रियंका ने तो कई महिलाओं को सीटें दी पिछली बार, लेकिन वो देने के बाद भी आपने देखा कि ज्यादा ये नहीं, क्योंकि संगठन मजबूत नहीं था। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अभी से आपको संगठन तैयार करने पड़ेगी जिसमें कम से कम 40% महिला हो, क्योंकि कोई मर्द लीडर नहीं चाहेगा भाई मैं मेहनत करूं एक क्षेत्र में और वहां टिकट जाए महिला को। हां, महिला को किस पे कहां जाती थी टिकटें, हर पार्टी की बात कर रहा हूं, कभी अपनी बीबी को दे देते, बेटी को दे देते, या बहन को दे देते, या अपनी मां को दे देते, इस तरह की होती थी कंपल्शन से। तो ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। अब क्या है कि टोकनिज्म तो खत्म हो रहा है। ये जो टोकनिज्म था भाई हम उसके पक्ष में, महिला को रिश्तेदारी बनाना है, महिलाओं को पूरी हक देनी है, ये सारे बातें जो अभी तक टोकनिज्म में रहा, अभी टोकनिज्म नहीं होगा, क्योंकि एक मुद्दा फिर जीवित हो गया। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब कोई उपाय नहीं होगा, या फिर अगले साल फिर कोशिश करें, लेकिन कोशिश करने से भी, क्योंकि समय भी कम है ना अभी, देखिए क्योंकि अभी सेंसस चालू हो गया है, एक हफ्ते से सेंसस जारी है, घर घर जाके गणना हो रही है। तब अब और ज्यादा 2-3 महीने के बाद तो यही बात आएगी भाई सेंसस चालू हो गया तो वेट करो। और कांग्रेस के सामने मुद्दा बड़ा क्लियर था, भाई हमारे लिए
महिला कैंडिडेट ढूंढने से बड़ी प्रॉब्लम यह है भाई, संख्या अगर बढ़ जाएगी राज्य स्तर में हो या आपके राष्ट्र स्तर पे, हम कब चुनाव कैसे लड़ेंगे, इतने सीटें कैसे हमें मिलेगा? क्योंकि हर जगह पे, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में असेंबली सीट 403 है, अगर एक गुना बढ़ा देंगे वो बन गया 609, और 609 बढ़ जाएगी या 606 ले लीजिए, उसमें से आधा हाफ ए मार्क होगा 300, 302 या तो 303 ले लीजिए। तो क्या कांग्रेस कभी भी उस हालत पे अब आने वाले एक साल में क्या उस स्थिति पहुंच सकती है? कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है और इसके बावजूद वो लेकर आए। इस रणनीति के दो मतलब हैं, एक तो ये कि दिखाना कि बाकी सारा विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है, लेकिन दूसरा एक वोटर के बीच में एक और मैसेज जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये वो सरकार नहीं है जो 2024 के इलेक्शन से पहले थी, जो अपना सारा का सारा लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है पूरा करवा लेती थी। पहली हार हुई है बहुत बड़ी, ये भी एक मैसेज है जनता के बीच में। नहीं देखिए, कभी हमेशा एक बात थी भाई, बीजेपी एक पार्टी हमेशा जीती रहती है, उस हमेशा एक पार्टी है जो कंसर्न विद विक्ट्री, चुनाव जीतना है, कानून पास, क्योंकि पहली बार एक कानून बिल पास फेल हुआ है इंडिया कार्यकाल में, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बात वो हार में भी इनकी जीत दिखाई दे रही है। जब पता है पहले था भाई कभी ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन जो आप संविधान की संशोधन करना मतलब आपके पास 2/3 बहुमत चाहिए इंट्रोडक्शन लेवल पे, और जितने मेंबरान प्रेजेंट है उनको 2/3 प्रेजेंट होनी चाहिए, वोट भी करनी चाहिए। ये तो बहुत टफ कॉल था, लेकिन फिर भी इसलिए बनाया, इनको लगा भाई ये 2 राज्य चुनाव में भी महिला बात है, ये मुद्दे को आगे ले आओ, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस की जो कमजोरी रही है संगठन को लेकर, कांग्रेस जिस तरह अपने संगठन को नेग्लेक्ट की है, वो कतई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी या इसको कमिट नहीं कर पाएगी। तो बात वही हुई, क्योंकि बार बार जो राहुल गांधी के आपने देखा यही था भाई, आप तो सत्ता में जारी रखने के लिए कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो आशंका है इस संशोधन को लेकर, वो तो सीधा बोल दिए भाई आप सत्ता में जारी रहेंगे, बरकरार रहेगा आपका रूल, हमें कुछ नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या है कि ये नहीं है कि महिला की, देखिए कांग्रेस पार्टी में आज क्या हो रहा है, अंदर से एक आवाज उठ रही है भाई राहुल जी का बहुत हो गया, वो नेता विपक्ष लेने दीजिए, पार्टी संगठन काम बहन को दे दीजिए प्रियंका को। वो तो राहुल गांधी नहीं मान रहे ना अभी, तो वो छोड़ना नहीं चाहते। तो पार्टी के अंदर ऑलरेडी लगता है भाई दिस इज स्टिल कांग्रेस पार्टी, जहां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, मतलब सब महिला इतने बड़े बड़े नेता ले, यहां भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन बीजेपी साइड में क्या है, देखिए बीजेपी जिस तरह संगठनात्मक जो कार्य हमेशा जारी है, और महिला को लेकर ये जिस तरह ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर जो पार्टी की भी जो एक्सपेंशन करते रहे, हो सकता है कि 2029 में दे मे बी इन अ बेटर पोजीशन देन अदर पार्टीज। देखिए कैडर बेस्ड पार्टीज के यह आसान होता है, जैसे लेफ्ट पार्टीज में एक महिला कैडर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कैडर पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब इनके लिए इसलिए बार बार आप देखेंगे राजेश जी, बार बार आता है, जहां भी कोई विधानसभा चुनाव के समय टिकटों को लेकर जिस तरह मारामारी होती है, उसमें कहीं ना कहीं यह आवाज उठती है भाई महिलाओं को इग्नोर किया गया, या सीटें बेचे गए, या महिलाओं को एक्सप्लॉइट करके भी टिकट नहीं दिए गए, इस तरह की एलिगेशन आती है। वो केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी हो ये एलिगेशन, तमिलनाडु बार बार ये एलिगेशन आती है। अच्छा आप क्या देख रहे हैं डीएमके पार्टी में क्या है, रीजनल पार्टीज की हालत ले लीजिए, वहां पे क्या है रीजनल पार्टीज में, बाप लगा हुआ है, स्टालिन लगा हुआ है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, अपनी बहन कनिमोई को नहीं किया। एक बाप के
भाई और बहन है स्टालिन और कनिमोझी, करुणानिधि के बेटे और मां अलग है, लेकिन बात तो एक है। लेकिन स्टालिन ने कभी कनिमोझी को इंपोर्टेंस नहीं दिया। इतना तक इस बार भी कनिमोझी चाहती थी चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव, लेकिन उसके लगा भाई इसको चुनाव हम परमिट कर देंगे तो बुआ हो जाएगी, बुआ और भाईपों के बीच में हो जाएगी। तो एक तो माइंडसेट की बात है राजेश जी। दूसरी बात हर पार्टी की, मैं नहीं मानता कि बीजेपी के लिए कोई बड़ा एडवांटेज है। बीजेपी भी महिला की, लेकिन कंपेयर टू अदर पार्टीज, कंपेयर नहीं भाई, संगठन के रूप में वो थोड़ा इनके है अभी, क्योंकि संगठन इतना ये नहीं है कि एकदम तैयार है, लेकिन संगठन तैयारी में लगी है। लेकिन कांग्रेस में संगठन के नाम ही बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाल के जो 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम है उसको इन्फोर्स कर दिया है 16 अप्रैल से। अब ये टेक्निकल पोजीशन में ये एनफोर्स हो गया है। इसमें दो प्री कंडीशन है, सेंसस और परिसीमन, तो वो तो करना ही पड़ेगा। आप वो प्रोसेस जारी रहेगा अनलेस अदरवाइज अमेंडेड। ये जो कोशिश थी वो अमेंड करने का। अब दूसरी बात है भाई, नोटिफिकेशन क्यों अब हुआ? अब इनको बिलेटेड रियलाइज हुआ भाई जिस कानून को हम बदलने जा रहे हैं वो कानून अभी तक हमने नोटिफाई, सेकेंड नोटिफिकेशन नहीं किया, पहला वाला हो गया था कि कानून पास हो गया, राष्ट्रपति ने उसकी ये मोहर लगा दी, वो तो हो गया। लेकिन जब उसके बाद उस कानून में था ये इफेक्ट तब से आएगा जब इसकी नोटिफिकेशन होती है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुई। अब ये उसी को संशोधन जब करने आ रहे, एक लीगल क्वेश्चन आया भाई जिस कानून को आपने लागू नहीं किया उसको कैसे ये कर रहे हैं, इसीलिए वो रातों रात वो पास हुआ, एक नोटिफिकेशन आ गया, रिजल्ट में आ गया था वो। उसको देखिए एज कानून स्टैंड्स टुडे, कि कानून आज की तारीख में क्या है, 26 की सेंसस, उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ही आरक्षण होते हुए अगला फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर, जो फर्स्ट इलेक्शन होगा डिलिमिटेशन के बाद, तो वो फर्स्ट इलेक्शन 34 होगा, क्योंकि 29 तक तो ये काम पूरा नहीं होगा। शेखर जी, सेंसस पूरी के पूरा जो है वो 2027 में पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास 2 साल हैं परिसीमन के लिए। अगर सरकार चाहे तो क्या इतनी देर में परिसीमन का काम जो है कितना साल, 1.25 साल लगेगा? आपके पास करीब करीब 16-18 महीने होंगे। नहीं वो कम पड़ेंगे, क्योंकि देखिए उसके नॉर्मली एक्सरसाइज 2 साल लगते हैं। 2 साल इसलिए लगते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ना पब्लिक हियरिंग करती है हर राज्य में, तो आपके पूरे 29-30 राज्य जाके हियरिंग कराना, फिर वो सारे रिकमेंडेशंस को लेना, और पब्लिक हियरिंग भी है, पार्टीज की हियरिंग भी है, पब्लिक हियरिंग भी है, और हर चुनाव क्षेत्र भी जाना पड़ता है इनको। पर शेखर जी, इसमें एक सवाल ये है, सरकार में बीजेपी है, तो क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये सेंसस और परिसीमन का काम जल्दी से जल्दी करवाए और महिला आरक्षण को लागू करे? जितना दोष कांग्रेस या विपक्षी दलों पर है उतना ही दोष बीजेपी पर भी जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी, उसके अंदर भी उतना ही भय है कि जब एक 850 की संसद में 280 से ऊपर महिलाएं हो जाएंगी तो नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा? अगला नेता कौन बनेगा? अभी नहीं, 2029 में नहीं तो 2034 में या 2035 में नेता कौन बनेगा? तो ये तो बीजेपी के अंदर भी ये बेचैनी तो वहां पर भी है, वहां के भी पुरुष नेताओं में। ये व्यक्तियों की बेचैनी हो सकती है, पार्टी की नहीं हो सकती। क्योंकि हमने नेपाल में देखा, नेपाल के मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को स्थान मिला। वहां पे जेनजी का रेवोल्यूशन के बाद नई बालेशाह सरकार बनी तो उन्होंने महिलाओं को स्थान दिया। तो नहीं, आज भी मंत्रिमंडल में भी उतनी ही महिलाएं रखनी पड़ेंगी। महिला सांसद के अलावा फिर मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की उतनी जगह की वो भी मांग रहेगी कि अगर आप उस हिसाब से नहीं, वो सही बात है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का रिकॉर्ड बेटर है कांग्रेस से ना, ज्यादा महिला मुख्यमंत्री रहे। आपके देश के पहली रक्षा मंत्री महिला बीजेपी ने दिया, निर्मला सीतारमण।
आज लंबे समय से भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, अभी है वो निर्मला सीतारमण। तो कांग्रेस भी कह सकती है कि हमने इंदिरा गांधी को दिया, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लेकिन मैं ओवरऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। आपने खुद कहा कि अब तक वो महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं जो सड़क से उठकर संघर्ष करके राजनीति में ऊपर उठेंगी, जैसे ममता बनर्जी, वो एक अलग, वो बहुत कम है, और बाकी सब जो है वो परिवार की वजह से सामने आई है। और अब जब स्थिति ऐसी आई है, ये जो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की, इसका पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज होने वाला है। तो ये जो पूरी की पूरी पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के वर्चस्व वाली भारतीय राजनीति है, वो सब बदलने वाली है। अभी तक जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंबॉलिक है बहुत हद तक, एक आध पार्टी को छूट। आपने खुद कहा नहीं, वो बात पे आप एक चीज जीत लीजिए। ज्यादातर जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो आज भी पूरे डायनेस्टिक कंट्रोल में है। तृणमूल ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, डीएमके ले लीजिए, ये तो अभी भी कंट्रोल में है ना। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम अलग है। और बीजेपी में परिवार से हैं लोग, लेकिन डायनेस्टिक लीडरशिप नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सामने यही बात है ना भाई, कांग्रेस के अंदर इस बार डायनेस्टी के अंदर प्रॉब्लम है, राहुल या प्रियंका। जब तक राहुल नहीं छोड़ेंगे तो प्रियंका नहीं है। देखिए, ये पार्टी पहले इन चीजों को पहले ठीक करना पड़ेगा, बीजेपी पर उंगली उठाने से पहले। देखिए, मामला इस पर नहीं है, मामला यह है आपके पास क्या संगठन की क्या गरिमा क्या है, संगठन में किस तरह आप जिनको लोगों आगे बढ़ा रहे हो। तो उसमें देखा जाए, मुझे लगता है जो पार्टियां की परफॉर्मेंस बेटर है उसमें बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, काफी हद तक मैं कहूंगा सीपीएम लीडरशिप, लेफ्ट में भी महिलाओं के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी एमपी इतने नहीं है। देखिए, फिर भी कब आप देखें, लगातार वामपंथियों के राज्य में, पश्चिम बंगाल में 30 साल रहे, कितने महिला एमपी को आगे बढ़ाए। और यहां भी तृणमूल में क्या है, ममता और अपने परिवार के कंट्रोल में है, उसके बाद उसके भाई को अभिषेक बनर्जी है। लेकिन उसके बावजूद ममता ने, वी मस्ट क्रेडिटर, कई महिलाओं को संसद बनाया। इतना एमएलएस नहीं बनाया, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं बनाया, क्योंकि बंगाल की एक छवि दिखाना चाहती थी। देखिए, पहली बात क्या हुआ, अब सारे पार्टीज मानते हैं महिला वोट इंपॉर्टेंट है। अब तो सब स्वीकार कर ले भाई महिला वोट है, उसको कैसे लुभा रहे हैं भाई, फ्रीबीज देके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके लिए अलग कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन साथ में आप आगे जाके जो चीजें होगी, आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ बदलेगा, पैरामीटर्स बदलेगा, लेकिन ये कम से कम आज की तारीख में हमें नहीं लगता कोई तुरंत होगा। दर्शकों, ये थे शेखर अय्यर जो हमें बता रहे थे कि संविधान के 131वें संशोधन अधिनियम के कल पास नहीं हो पाया संसद में, उसके निकटतम और दूरगामी परिणाम क्या होंगे। भारतीय जो पुरुष वर्चस्व वाली राजनीति है, पुरुषों की घबराहट अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वो सामने देखने में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी इस जानकारी के लिए। नमस्कार।